बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हर्षित, थैंक यू विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला आप सभी के साथ जुड़ता है, वो जो लोग यहां मौजूद हैं और एक वो लोग जो वहां पे मौजूद हैं, उन सब से बातचीत करने का एक अवसर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आप आज आए हैं, कुछ बोलने आए हैं, हाथ उठा रहे हैं जी। कहां से आए हैं आप? हाँ जी, दिल्ली से हैं। मैं बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। आप बाबूजी कहां से हैं? बिहार में कहां से हैं? गया जिला से हैं। जाए बगैर तरेगा नहीं आदमी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। जी, आप कहां से हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? आरती। आरती। और आपका साहब? अमित श्रीवास्तव। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं जी। मंदिर गया थे, फिर आपने आपका भी देख लेते हैं। हाँ, बस वो कहा कि मंदिर ही गया था, यहाँ बस आ गए। हाँ, अब वो मंदिर और ये एक साथ जोड़ देते तो मुझे लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये बड़ा बहुत बड़े फैन हैं आपके। जी जी, हम भी हैं आपके बहुत बड़े फैन। अब हम ये बता नहीं सकते, लेकिन हाँ ये, हाँ बस अब ये ना पूछिएगा कि कैसे। अरे कभी कभी थोड़ा थोड़ा गैप कर लिया करो शो में, रोज आते हो और यही जगह खड़े रहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मोहम्मद हकीम। डॉक्टर मोहम्मद अकील, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ हुजूर? जिला गोंडा से। जिला गोंडा, बस्ती गोंडा बहराइच, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के जिले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वहाँ प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर साहब? ये दिल्ली में आरएमएल में काम करते हैं। आरएमएल में काम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? नया साल कैसा हो या देश में, या कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहूंगा। जरूर कहिए। अभी कहेंगे या बाद में कहेंगे? बाद में कहेंगे। बाद में कहेंगे। अब नंबर आया नहीं डॉक्टर साहब, तो फिर ये मुझे ना कहिएगा जी। कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ जी। राजस्थान से हैं तो हड़का कह रहे हैं? नहीं, हड़का किस लिए रहे? अरे आपको तो ऐसा बोले मैं राजस्थान से। अरे भैया राजस्थान से हो, मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ। क्या नाम है हुजूर? विजेंद्र गुर्जर नाम है मेरा। विजेंद्र गुर्जर, हाँ तो आपने बिल्कुल सीधी भी बात कही होगी, तो मुझे पता नहीं कैसे लगी बात। खैर कोई बात नहीं, मैं आता हूं विजेंद्र भैया, मैं बात करूंगा। हमारे लोगों के बोलने का तरीका ऐसा है, आपके बोलने का तरीका वैसा है। अब इसमें कोई बुरा मान जाए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत बहुत, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बाबूजी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? मैं पटेल नगर दिल्ली से। पटेल नगर दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया? सुधीर कटारिया। सुधीर कटारिया। और आप कहाँ से? मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से आई हैं। क्या नाम है? राशि ठाकुर। राशि ठाकुर। कुछ कहना है राशि? कुछ बोलना है? आगे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो बहुत तब बोलेंगे, और प्रोग्राम का समय होता है कम, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को एडजस्ट करना। और आप कहाँ से? जनकपुरी से। जनकपुरी से। अब ये जनकपुरी कोई प्रदेश नहीं है और ना कोई जिला है, यहीं पास में है जनकपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हुजूर? जी दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से, द्वारिका से। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहाँ से हुजूर? लखनऊ से। लखनऊ से हैं आप जी, बहुत अच्छी बात है। हरनाम सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राघवेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी का। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खन्ना जी कहाँ ठंडे में निकल पड़े आप भी, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से घर पे रेस्ट करिए, चाय पीते और वहां से प्रोग्राम देखते, लेकिन आप तो यहाँ आ गए। खैर कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दो तीन बातें रखूंगा। राहुल गांधी जी बलिन यात्रा पे मौजूद थे, तो वहां उन्होंने दो तीन बातें कही कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, नाउ आई एम कोटिंग, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन यानी उनके विचार से सहमत भी हैं। इस बात को भी वो कहते हैं। हमें लगता है, अब ये राहुल गांधी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये विजन फेल हो जाएगा और इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इससे भारत में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया है और भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और हम इसे नहीं होने देंगे। वो ये कह रहे हैं ये भारत के दो विजन की टकराहट है, हम इसे ऐसा नहीं होने देंगे। ये उन्होंने बात बाहर जाके बलिन में कही। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, कोट करते हैं कि वो यहां तो कहते ही कहते हैं, वो जब विदेश में जाते हैं तो भी ये बात कहते हैं, जो कोई नागवार गुजरती है। बातचीत का सिलसिला यहां से जोड़ेंगे, बहुत दो चार बातें और हैं, वो भी मैं बीच में रखूंगा। जी सबसे पहले कांग्रेस को मौका देता हूं। जी देखिए, पूरे देश क्या पूरे विश्व को पता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग अलग है, और जब हमारी विचारधारा अलग अलग है तो इसमें कोई स्वाभाविक है कि हम
कोई बात रखेंगे तो उनके डिफर रखेंगे। और जब देश में पूरे राहुल जी ने कहा है कि जिस तरीके से चाइना ने प्रोडक्शन इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया है और देश के युवाओं को रोजगार से वंचित कर दिया है, अगर युवाओं की आवाज उठाना, मैं समझता हूं कहीं भी चाहे बाहर उठाएं चाहे देश में उठाएं, एक स्वाभाविक बात है कि देश का युवा बेरोजगार है, उसकी आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं और मुखरता से उठा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यहां उठाएं चाहे वहां उठाएं, और हमारी वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हमेशा थी और हमेशा रहेगी, और इसमें हम कोई पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इसमें राहुल जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है। उन्होंने कहा कि उरी के नेता ने कहा कि भाई देखिए दुनिया तो अब सिमट के आ गई है मोबाइल में, तो चाहे वो यहां कहें चाहे वो बर्लिन में कहें, पता तो सबको चल जाता है, तो लिहाजा उनका विदेश में ये बोलना ये कोई बात अलग नहीं है, ऐसा उन्होंने रखा। जी, नाउ द बीजेपी विल। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ देश में न जनपथ है, आज तो पता चला उनके साथी मतलब उनका संगत भी उनके साथ नहीं है। उनके लेफ्ट के जो सांसद है जॉन ब्रिटास, वो कहते हैं कि ये भैया कि बंक मार के पार्लियामेंट छोड़ के जॉर्ज सोरेस की यूनिवर्सिटी में जाके क्या करते हैं, कार्नियल वॉयल के साथ में, और भारत को गरियाते हैं। इनके दूसरे सांसद इमरान मसूद, जो इनकी पार्टी मतलब जनपथ भी अब इनके साथ नहीं है, वो कहता राहुल जी आपके बस में नहीं है, मतलब राहुल हटाओ। साथ में इनके जो दोस्त लोग हैं शशि थरूर, बस में नहीं है, मतलब वो ये इमरान मसूद कह रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी काटने की बात करते थे वो इमरान मसूद, वही इमरान मसूद, जी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आपके बस में नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि बोटी बोटी काटना उनके बस में नहीं है। अरे वो बार बार बात ना कहा करिए, वो अच्छा नहीं लगता, सुनने में मुझे नहीं अच्छा लगता। बताना चाहिए इमरान मसूद के बारे में, उनकी सोच के बारे में। हाँ। शशि थरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में कितना अच्छा हुआ कि आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ। इनके साथ के लोग एनसी पार्टी के उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, ये जाते इनकी जनता हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये जब जब जाते हैं तो जॉर्ज सोरेस के फंडेड आदमी से सलील शेट्टी को साथ यात्रा करते हैं, ये जाते हैं उस व्यक्ति को साथ में लेते हैं जो भारत को गाली देता है, इल्हान उसके साथ में घूम रहे होते हैं। अभी गए हैं तो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर की ये लोकतंत्र नहीं है। आप ये बताइए कि रायबरेली चुनाव आप जीत जाते हैं, आपकी बहन वायनाड की चुनाव जीत जाती है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है कि लीडर ऑफ पर्यटन है, लीडर ऑफ पलायन है या लीडर ऑफ प्रोपोगंडा? नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। सर, पूरे देश को पता है कि हमने देश का प्रधानमंत्री नहीं चुना, हमने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेश मंत्री चुने हैं। भारत के प्रधानमंत्री लगभग हर महीने कहीं ना कहीं विदेश यात्रा पे होते हैं। पार्लियामेंट चल रही थी, जॉर्डन घूम रहे थे प्रधानमंत्री, और जितने विदेशों में घूमे हैं आज तक ना तो विदेशों से कहीं कोई हमें फायदा मिला है, और तो और जो अगल बगल के छुटभइये देश थे वो भी आज हमारे पर खड़े होकर ऐसे अकड़ रहे हैं जो कभी हमारे चमचे चेले होते थे। तो आज इनकी पूरी की पूरी विदेश नीति जो है, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी साहब की, भारत सरकार की विदेश नीति, कूटनीति सारी फेल हुई है। राइट जी, बोलिए क्या नाम है? मोदी पक्के बात है, हमारा मोदी हमारा है। हाँ? मोदी हमारा है। अरे हमने कब कहा कि नहीं तुम्हारा है? तुम्हारा मोदी है। क्या नाम है? मणि पंडित हैं? मणि पंडित मणि पंडित मणि कहाँ के रहने वाले हो? फरक्काबाद यूपी। फर्रुखाबाद के हो? नहीं मैं समझ गया फर्रुखाबाद के हो। हैं? योगी बाबा। हाँ मैं समझ गया तुम फर्रुखाबाद के ही हो। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष पंडित। हाँ, बात क्या तुमने कही? मोदी हमारा है। हाँ, हमने सोचा कोई गंभीर बात है उसको आगे बढ़ाएंगे ये, लेकिन हाँ ये प्रेम जो है ये आपका अद्भुत है, इसमें तो कोई बात हो नहीं सकती। जी हाँ जी। राहुल गांधी जो है वही हिंसा फैलाता है, वही देश की, अरे ऐसे ना बोला करिए, शब्द जो है थोड़े, वो बेइज्जती करता है हर जगह हमारी कंट्री की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर हमारी जनता द्वारा चुना गया है, वो सबका प्रतिनिधि है, तो फिर राहुल गांधी उसको गालियां क्यों देता है? वो सिर्फ गालियां देता है, काटने की बात करता है, वो बिल्कुल डेमोक्रेसी में नहीं है, वो सिर्फ अपनी फैमिली को प्रमोट करता है। जी, राहुल गांधी के जो अल्फाज हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो जब विदेश जाते हैं तो उनके जो शब्द हैं, उनके जो वर्ड्स हैं वो आहत करते हैं, और जो तमाम जनता है वो उससे आहत होती है। ऑफकोर्स। क्या नाम है बेटा? राशि ठाकुर। हाँ राशि ठाकुर, बोलिए। मेरा सवाल यहाँ खड़ी सभी जनता के लिए है, क्या आप कांग्रेस के खड़े प्रतिनिधि से सहमत है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस इस टाइम मोदी ने जो बनाए हैं वो सही नहीं चल रहे हैं? क्या आप लोग सहमत है इस चीज से? तुम ये सवाल तो रखो, लेकिन तुम अंदर आओ यहाँ एक मिनट। यहाँ मेरे पास, यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? राशि ठाकुर। राशि ठाकुर, तुम कर क्या रही हो? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हो? जॉब क्या है? मैं टीचर हूँ। टीचर है ये, क्योंकि इसके सवाल पूछने की जो टेक्निक थी वो ऐसी थी कि इन्वॉल्व करती है लोगों को, और मैं समझ टीचर तुम सबसे नंबर 1 टीचर हो।
तुमने तुरंत कहा कि जो मैं सवाल पूछती हूं वो सवाल पे तमाम यहां खड़े हुए लोग अपना पक्ष रखें। क्या वो सहमत हैं? जब वो ये सवाल क्या था आपका कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं जो मोदी जी ने क्रिएट किए हैं सभी देशों के साथ? राइट, ये सवाल इन्होंने रखा। जी जनाब अली, रुको, देर से आते हो एकदम तुरंत आगे हावी हो जाते हो, रुको। देखिए, राहुल गांधी ने जो भी बोला जर्मनी में बेशक बोला हो, लेकिन वो सत्यता के आधार पर है। सत्यता के आधार पर ये भी है कि कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करती है हथियार के तौर पर, और ये सरकार के साथ साक्ष्य भी है। नारायण राणे जिन पे 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप किसने लगाया था? किरीट सोमैया ने लगाया था। उनकी जांच शुरू हो गई। आज क्या है, जैसे ही वो इनके तरफ आए तो आज मंत्री भी बने हुए हैं और 300 करोड़ की ईडी का जो जांच चल रही थी उसका पता नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तरुण गोगोई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, वहां पर उन पर घोटाले का आरोप लगा, शारदा चिटफंड घोटाले का। 2014 में सीबीआई दफ्तर में कोलकाता में कई घंटे उनसे पूछताछ हुई। इसके बाद 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए। अब पूछिए इनसे कि वो सीबीआई और वो ईडी की जांच कहां गई? अब वो इन्होंने बुकलेट भी छपाई थी उनके खिलाफ और रोज नारा लगाते थे बीजेपी वाले। अब पूछना चाहते हैं क्या हुआ उसका? तो इसी तरीके से इनका ईडी और सीबीआई का जो प्रयोग है 97%, ये वो मतलब एक सर्वे है, 97% विपक्ष के खिलाफ। 2022 तक, 2014 से 2022 तक 121 बड़े नेताओं पर जांच हुई, जिसमें 115 नेता विपक्ष के थे। तो इसलिए ना कहना चाहते हैं। और इन्होंने दूसरी बात और कही, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये प्रूफ होता है। प्रूफ ऐसे होता है कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर 80-20 का नारा लगाए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अली बजरंगवाली के नारा लगाए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर शमशान कब्रिस्तान की बात करे, तो आप अगर कपड़ों से पहचानने की बात करें, तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो संविधान की शपथ ली है वो सबको साथ लेने की। राइट, एक मिनट भाई, आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जी आपका है, अब नाउ यू विल रिस्पॉन्ड। जी, राजनीति बड़ी गजब की चीज है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही अभी पूरा लाइन घुमा रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी पे आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है। सीबीआई कितने दिन में क्लोजर रिपोर्ट दे देती है और उसके बाद कोर्ट की टिप्पणी क्या आती है? कोर्ट की टिप्पणी आती है। मैं किसी नेता को कोर्ट नहीं कर रही हूँ, कोई बुकलेट नहीं बता रही हूँ। अब देखो अब परेशान ना हो, हाँ परेशान ना हो, मैंने उनको भी झूठ देखिए, झूठ अभी बता रही हूँ मैं कि क्या कोर्ट की टिप्पणी होती है कि सीबीआई आपका काम किसी को बचाना नहीं बल्कि सत्य सामने लाना है। और मैं चैलेंज करती हूँ, अगर कोर्ट ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है तो। आते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं ना विदेश में, तो मुझे लगता है कहीं और तो नहीं लेकिन भारत में नीचे ना डिस्क्लेमर जरूर चलना चाहिए कि यह काल्पनिक कथा है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। न ही भारत के न्यायिक व्यवस्था से इसका कोई लेना देना है, न ही भारत के न्यायालय में इन सारी बातों का कोई साक्ष्य है। ये डिस्क्लेमर जरूर चलना चाहिए। और बात विचारधारा की हो रही है, तो विचारधारा तो है अलग। विचारधारा अलग तब होती है जब आप कश्मीर में दलितों को 2 दर्जे की नागरिकता 370 दे करके बांधे हुए होते हैं और ये सरकार आकर के उस दास्तां से मुक्त करती है, तो विचारधारा है अलग। विचारधारा है अलग जब आप स्त्रियों के सम्मान के लिए एक सामान्य शौचालय तक की सोच नहीं रखते हैं और सरकार आकर के इज्जत घट देती है, तो विचारधारा है अलग। और विचारधारा है अलग जब आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए शाहबानों के इसमें पलट देते हैं। तो ये था रिस्पॉन्ड। लेकिन जी ऑफ कोर्स मैं दूंगा बिल्कुल दूंगा। बस 5 सेकंड। इन्होंने भी कहा कि नेताजी पर मुकदमा दर्ज हुआ। किस सरकार ने किया था? कांग्रेस ने किया था ना। उसी सरकार में आय से अधिक संपत्ति का मामला खत्म हो गया। इसमें वो दोनों बात क्या है? इसमें तो आपको मैं बता रहा था कि जो लोग बीजेपी में आ गए हैं उन पर मामला सब खत्म हो गया। बताइए कौन चल रहा है? मैं कोर्ट की टिप्पणी बता रही थी कि कोर्ट ने सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पे क्या कहा। बात को आप जलेबी की तरह घुमाएंगे, लेकिन बात
वही रहेगी जो न्यायालय ने कहा है। सरकार में भी कोर्ट ने आओ भाई, आओ तुम आओ। कोर्ट में जो फैसला इसी सरकार ने वापस भी ले लिया, बोले इन्होंने। तो भैया चोर चोर मौसेरे भाई, आप तो दोनों जने का ही हो ना। दो बबुआ, दो नमूने जो बता रहे हैं आप, दिल्ली में और लखनऊ में दोनों एक ही तो हो ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने ईडी सीबीआई की बात की है, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था। भाई देखिए, अब आप देखिए, नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। देखिए, आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर आप परेशान मत होइएगा। हाँ, हमें कांग्रेस की सरकार में क्लीन चिट मिल गई, तो कांग्रेस और समाजवादी तो एक ही साथ खड़ी है, एक ही घाट का पानी पी रही है, तो क्लीन चिट तो मिलना ही मिलना है। और दूसरी बात तो कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी ने ईडी सीबीआई कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ईडी सीबीआई विपक्ष के ऊपर छोड़ देती है। वो भी तो आप बताइए। एक विदेश नीति की बात की अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक अगर सम्मान किसी प्रधानमंत्री को मिला है तो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। जितने भी प्रधानमंत्री आए, सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर किसी को मिला है तो श्री मोदी जी को मिला है। और मैं कहना चाहता हूँ, विदेश नीति, ये विदेश नीति ही है जो सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत का किसी ने सबूत नहीं मांगा और किसी देश ने उंगली नहीं उठाई। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके, जो है एयर स्ट्राइक करके देश को मजबूत किया है तो सिर्फ मोदी जी ने किया है। आपने तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल ही खड़े करते रह गए, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। राइट, टेक इट पॉइंट जी, आइए। ऑफ कोर्स नाउ द पैनल विल बी ओपन। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जो देश को प्राप्त हुए, देश के लिए बड़ी सौभाग्य की स्थिति है ये। अरे no, सर देखिए, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। एक मिनट रुको, चुपचाप खड़े रहोगे। जी, आप क्या कह रहे थे? सर, मैं कहना ये चाह रहा था, मैं मतलब मेरा देश एक कानून ऐसा लाने पर विचार कर रहा है जिसमें जो अवैध नागरिक भारत के हैं उनको जब डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, सत्यापित हो जाएगा कि ये अवैध हैं, तो उनकी जनसंख्या वृद्धि की जो क्षमता है उसको नष्ट करने के बाद ही उनको देखिए, मैं कह रहा था कि जो तमाम, देखिए वो राहुल गांधी जी ने बड़े सत्यता के साथ, पहले तो उन्होंने ये भी माना अपने घर में बैठ के विचार न बनाया करिए अपना। हाँ, घर में बैठ के विचार मत बनाइए कि ऐसा करें। देखिए, मुझे मालूम है बहुत सारी चीजों का रिएक्शन होता है दिमाग में, पर सबसे बड़ी बात चीज है कि हम सामंजस्य और सौहार्द। सर अगर मैंने पूरी, सर मैं बाबूजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैंने पूरी डिबेट में कहीं कोई बात नहीं कही, सिर्फ इतनी बात कही कि समाज में जब सौहार्द बनाने की बात आएगी, सामंजस्य बनाने की बात आएगी, तो आपको भी आगे निकलना पड़ेगा और आपको भी अपना जो दायित्व है वो निभाना पड़ेगा। और ये जरूरी है। अगर 2047 तक आपको सपना पूरा करना है तो ये इस सेंटेंस में नहीं, कहीं कुछ और बातों में सोचना पड़ेगा। जी हाँ, मैं कह रहा था जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो निश्चित उनका इस देश के संसाधन पर कोई अख्तियार नहीं। यहाँ के संसाधन पर राम अवतार का और अखलाक का, दोनों का बराबर अधिकार है और किसी का नहीं। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी ने तमाम जो चीजें वो रख रहे हैं, चाहे वो देश के भीतर रखें, चाहे वो विदेशों में रखें, वो उन्होंने देखिए वो सत्यता को स्वीकार करते हैं। अगर उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में भी कहा कि हाँ, मोदी जी के बहुत सारे प्रशंसक हैं, तो वो देखिए वो स्वीकार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कि बहुत सारे लोग हैं भारत में, मोदी जी के समर्थन में भी कई सारी चीजें चलती है, लेकिन अगर भारत सरकार की नीतियों में कई खामियां होंगी तो उसको वो डंके के चोट पर उठाते हैं। इस समय अगर हम लोग देखें कि अभी यहाँ पे कहा जा रहा था कि मोदी जी को विदेशों से बहुत सारे पुरस्कार मिले, बिल्कुल मिले, मोदी जी को विदेशों से पुरस्कार मिले, सर्वोच्च सम्मान मिले, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि वैश्विक असमानता सूचकांक जो वहां पर रिपोर्ट जारी हुई, उसमें फिर ये चीज भारत के बारे में दिखी कि भारत में जो है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। केवल 1% व्यक्ति हैं जिनके पास देश के 40% संसाधनों के ऊपर उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कई ऐसे मामले हैं, यहाँ पे देखिए तनाव की स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी तनाव फैल रहा है। क्या हम लोग एक ऐसे भारत की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे? कहाँ तनाव, कहाँ पे, कौन सी चीज में तनाव फैल रहा है? सर, अलग अलग जगह पे, कई जगह पे लोग क्रिसमस मनाना चाह रहे हैं, उसमें भी तनाव की स्थिति। देखिए, ये मैं बिल्कुल मैं बात रखता हूँ। मैं, अगर आप वो बात कहेंगे, मैंने उस पर रोका, तो मैं आपको इस पर भी रोकता हूँ। कहीं कोई तनाव नहीं, ना कोई क्रिसमस मनाने में कोई किसी को, मैंने आपके क्रिसमस मनाने में रोका? किसी ने आपको रोक लिया? आपको रोका किसी के? और देखिए, हाँ जी, भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम मत फैलाइए। देखिए, भ्रम मत फैलाइए। गजब का सेंटेंस बोल दिया आपने कि यहाँ पे भ्रम फैलाए। मैं नहीं पूछूंगा
तुमसे नहीं, तुम खड़ा रहो चुपचाप। आपके मन में जो बात आ जाए आप बोल दीजिए, ये नहीं होगा। गलत जो है वो गलत है, चाहे उधर से बोला जाए चाहे इधर से बोला जाए। कहीं किसी ने ना तो क्रिसमस बनाने में रोका, बल्कि आप 25 को आइएगा, केक मेरे से खाइएगा। सीपी पे तो मैं हर साल देखता ही रहा हूँ सर, उस दिन आपके कार्यक्रम गलत है। नहीं, मैं आहत होता हूँ, मैं आहत होता हूँ। तो खुद ही चाहता हूँ कि ये देश सर्वधर्म समभाव का देश बना हुआ रहे, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग ये चीजें देखिए, ये तो यहाँ तो सर्वधर्म संभाव की बात है और हम बात कहते हैं और उस पर हमारी गारंटी है। बिल्कुल पड़ोस पे आपसे बोलने में एक बार भी मुंह से नहीं निकलता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, ये नहीं निकलता है आपसे। पड़ोस में जो चीज हो रहा है, मैं तो कहूंगा भारत सरकार से कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई है, अगर वहाँ पे सैन्य हस्तक्षेप करने की भी जरूरत है, वहाँ पे अगर आपको कूटनीतिक हस्तक्षेप करना, मतलब आप जो कहेंगे वो एक्सट्रीम में ही कहेंगे, आप नीचे की कोई बात नहीं सोचते। हम कह रहे हैं, इन बुजुर्ग हैं, मैं इनसे कह रहा हूं समरसता और सामंजस्य की बात। आप कह रहे हैं कि वहां सैन्य हस्तक्षेप कर देना चाहिए। कूटनीतिक भी बोला कि अगर कूटनीति की ही होना चाहिए। भाई अपने वहां आग लगी, हम अपने यहाँ भी आग लगा लें क्या? क्यों आग लगेगी सर? लेकिन न्याय मिलना चाहिए लोगों को। और हम एक यहाँ पे दक्षिण एशिया का भारत एक शक्तिशाली देश है, और उस भूमिका का निर्वहन अगर भारत ने 1971 में किया था, और अगर लग रहा है 2025 में भी उस तरह की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता है, भारत सरकार को सक्रिय होना चाहिए। मैं इस पूरे मामले को मैं मानता हूँ। लेकिन सर एक बात बता रहा हूँ, ये जंजी फैलाने के बाद कांग्रेसी तो करता है, और एक बात बता रहा हूँ, कांग्रेसी करता नहीं, करते हैं, और ढंग से बोला करो। सब भाषा पर ध्यान रखा करो, भाषा पर बिल्कुल ध्यान रखा करो। देखो वो भी उतना नहीं, मैं तुमको यहाँ से इसके सेंटेंस के बाद बोलने नहीं दूंगा अगर तुमने मेरे यहाँ भाषा का जरा से भी गरिमा में जरा से भी गड़बड़ किया। हाँ। अगर हमारे प्रधानमंत्री को ये तूतरा करके बात करते हैं तो सर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो तो सही है सर। ये देश, ये मुल्क उदाहरण से चला है। तुम अभी पैदा हुए हो, बस बिल्कुल ताजा चावल हो, अभी भाप लगा है हल्का सा। इस मुल्क मेरी बात सुनो बेटे, बोलने इसलिए नहीं देते कि तुम्हें अभी उम्र पढ़ने की है, पढ़ने की। ये देश, अरे रुको, तुम बेवकूफी वाली बात करोगे तो तुम्हें भगा भी दूंगा मैं बिल्कुल भगा दूंगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई तू तड़ाक से बात करता है तो इस मुल्क ने उदाहरण रखे हैं। अगर कोई पड़ोसी, तुम जाके उसको पहले पत्थर मारोगे नहीं, हम पहले ये बताएंगे कि देखिए आपने गलत बोला है और ये गलत बोला है, इसको ठीक कर लीजिए। सुनिए नहीं, तुमसे बहस करने नहीं आता हूं मैं। देखिए जो बात कहा वो बाप कहा करे तो समझ में आना चाहिए। तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, तुम्हारे समझा रहा हूं, अकल नहीं आ रही है, बेवकूफ आदमी। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे ईडी सीबीआई का उपयोग। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर अमर सिंह ना होते तो हमारा बड़ा बुरा हाल हो जाता। ये मुलायम सिंह जी ने कहा अमर सिंह को लेके कि उन्होंने लाइजनिंग की थी कांग्रेस और ईडी सीबीआई के बीच में, और सबको पता कैसे। उसके बाद में ये होता है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस हुआ, इन पे केस हुआ, और दूसरा चीज है कि ये कपड़े पहचाने तो टोपी देख के मुजफ्फरनगर के दंगे में मुआवजा दिया था। तो ये सारी चीजें छोड़ दें। विदेश नीति की बात वो करेंगे, कांग्रेस करेगी। मतलब नेहरू जी से लेके आज तक जिन लोगों ने आज देश के अंदर इतनी बड़ी अक्साई चीन दे के भी बात पैदा कर दिया, पीओके दे के भी बात पैदा कर दिया, मतलब इस तरीके से क्रियोस किन्होंने क्रिएट किया। ये तो कहिए धन, ये कहने राहुल गांधी जी, भाषा यही कहते हैं, हारने वाली स्थिति थी। मतलब युद्ध में हार जाओगे आप, इस तरीके से मतलब मान गए। ये राहुल गांधी है, राहुल लाल है, दोनों राहुल एक जैसे ही हैं। मतलब युद्ध में हारने की स्थिति बात कर देते। यहाँ लोग सर कटा देंगे अपना 1 इंच जमीन के लिए, आप उठा कैसे दे देंगे? गजब की बात करते हैं। एक मिनट आप डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरी चीज, आप जब राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, विदेश में जाएंगे, हमेशा देश के उनके मतलब क्रोनोलॉजी है। जैसे पार्लियामेंट शुरू होगा, एक जॉर्ज सोरेस का मुद्दा उठा के लेके आएंगे, पार्लियामेंट कियोस्क करेंगे ताकि जनहित की चर्चा ना हो पाए। जैसे वो पार्लियामेंट से, उसके बाद जैसे पार्लियामेंट चलेगी, बाहर विदेश जाएंगे। मैं कह रहा हूं सारे लोग बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर, उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं सहमत होते हैं? वो क्यों नहीं शशि थरूर को समझा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं अमर अब्दुल्ला को समझा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी को समझा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्या कहते हैं, जॉन ब्रिटास को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? डीएमके को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? 95 बार चुनाव हारते हैं। वो जाते क्योंकि विदेश की धरती पे जाएंगे, जॉर्ज सोरेस की उसी यूनिवर्सिटी में बोलेंगे जहां जॉर्ज सोरेस एक टूल किट लेके आ रहे हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल टेक योर पॉइंट। अब जरूर लूंगा राहुल जी। देखिए जहां तक विदेश नीति की बात है तो इसमें पूरे देश को सर्व सम्मान से पता कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, तमाम हमारे मनमोहन सिंह जी, कितना उनका सम्मान विदेश में रहा है। और दूसरी बात,
आप हमें बताओगे कि देश की इंच की जमीन हमने इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, इंदिरा गांधी जी की देन है, और बांग्लादेश बनाया। और आज आप सुन लीजिए, जिस बांग्लादेशी के नाम पर आप बार बार रोटी सेकते हैं और आप ध्यान डाइवर्ट करते हैं, 11-12 साल से आप ही सरकार में हैं, और अब जब बांग्लादेशी आते हैं तो किस पर आप रोब झाड़ते हैं? अरे इसका मतलब आपका फेल्योर है ना। अगर बाहर से लोग रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, आप उनको खदेड़ नहीं पा रहे, उनको डिटेंशन में नहीं ले जा पा रहे, तो फिर ये किसका कसूर है? इस पर आप ध्यान डाइवर्ट मत करिए। ध्यान केवल आपसे जनता सवाल करेगी, विपक्ष सवाल करेगा, पॉलिटिकल पार्टी सवाल करेगी कि देश का युवा बेरोजगार क्यों है, देश में महंगाई क्यों है। राइट, टेक योर पॉइंट जी। देखिए, पहली चीज इन्होंने ये कहा कि ये बांग्लादेश और भारत का, अरे भैया 94,000 सैनिक आपके पास थे, आप तो एक कॉरिडोर नहीं ले पाए गुरुद्वारा क्या कहते करतार साहब का, अक्साई चीन उठा के नेहरू जी ने उठा के दे दिया। दूसरी चीज, आपके गृह मंत्री यूपीए 1 के थे, श्री प्रकाश जायसवाल जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी बैठ गए हैं भारत के अंदर। ये आपके गृह मंत्री थे, उस टाइम पे गृह राज्य मंत्री थे। 563 किलोमीटर का बॉर्डर क्या बांग्लादेश का है, वो लैंड जो है वो राज्य सरकार के अधीन आती बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही ताकि फेंसिंग न लगाई जा सके। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक एग्रीमेंट होना चाहिए था, वो एग्रीमेंट 2015 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा जब बनता तब हुआ, नेहरू जी ने खुले बांट दिया। राइट राइट, टेक योर पॉइंट। रुको बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नंदन झा है। नंदन झा। ये बात पूछी जा सकती है कि नंदन झा को तो आपने बड़ा डांट दिया और ज्यादा डांट दिया, लेकिन यह बताइए कि कुछ यहीं पे नेता मौजूद हैं, इसी देश में नेता मौजूद हैं, और वो ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ या जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वही रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। प्रतीक जी, आपने इस पर तो कुछ नहीं बोला। ऑफ कोर्स कोई सवाल ये पूछ सकता है मुझसे, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, जायज है, क्योंकि आपने, देखिए बेटा, मैं तुम्हें बोलने की पूरी आजादी है, मैं कौन रोकने वाला हूं, ये मुल्क तुम्हारे हाथों पे है, ठीक है, मैंने तो जो बोलना था, जो करना था कर लिया, लेकिन सवाल यह है बड़ा महत्वपूर्ण कि तुम पे मैं रोशनी देखता हूं, इसलिए चुप होता हूं और तुमको बताता हूं कि गलत गलत है, सही सही है। अब बोलो बहुत आराम से। हाँ जी, मैं बोलता हूं, बोलो। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये लोग जो बोल रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है वैसे सर्व अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में भी है, तो जब अल्पसंख्यक पे बांग्लादेश में हो रहा है तो कहाँ सर कोई खड़ा होते हैं? हमारे फिलसफी यादव बिहार के क्या बोल रहे थे, अगर एक भी मुसलमान पे, एक भी अगर अल्पसंख्यक पे अगर जुर्म हुआ तो मैं 10-10 बंदे खड़ा रहूंगा, और वही का हिंदू पे होता है सर, कहाँ कोई खड़ा होने के लिए सर तैयार होते हैं? राइट, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात ले ली। मैं तो उधर देख रहा था। कहां से आना हुआ सर? दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है जो ऊपर बैठी हुई हैं? अमायरा, बहुत बहुत वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अभी से मैं कह रहा हूं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब। सर, आपने बोला कि बोलने की थोड़ी मर्यादा रखो। राहुल गांधी जी का खुला बयान है कि ये 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनको डंडे मारे जाएंगे। दूसरी बात सर, उन्होंने खुद अपने आप को पप्पू बोला था, अगर मैं बोल दूं तो उसमें कोई बदतमीजी नहीं होगी। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? माफ कीजिए अगर थोड़ा कुछ मिल, लेकिन मैंने सही बोला है। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार जी, मसाला थोड़ा कम खाया करिए, पान मसाला ठीक नहीं लगता, बच्चे देखते हैं ना। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम नहीं भैया जी नहीं जी। जनाब, कहाँ से आना हुआ? बोलिए। मैं यही दिल्ली में रहता हूँ नारायण। जी, बोलिए, कुछ कहना है आपको? मेरे को लगता है राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। ये सब जितने चिल्ला के नहीं बोल रहे, वो बेचारा गया और सबसे पढ़ा लिखा है। और ये जो पप्पू बोल रहे हैं, कभी आसपास 20 किलोमीटर के 5 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। राइट, नो। एवरीबडी हैज अ राइट, और सबको बोलने का बराबर हथियार। पैनल बोलेगा नहीं, इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। जी हाँ, मैं 30 सेकंड में दूंगा। जी हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम राहुल गांधी को एक टॉपिक दे दें, क्या वो 45 मिनट तक उस टॉपिक पर बात कर पाएंगे? मैं मानती हूँ कि उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उनको गाइडेंस दे सकते हैं, पर क्या उनको समझ है देश संभालने की या देश के कार्यक्रम को
बढ़ावा। नहीं, मैं सवाल ऐसे करता हूं क्योंकि आप नहीं जंजी वाले हैं आप लोग, तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों लगता है कि वो संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते देश? क्योंकि देश गवाह है, उनके बयान खुद के गवाह है। जब जब उन्होंने भाषण दिया है, कुछ ना कुछ ऐसी अटपटी बातें बोली है जो जनता के कभी समझ में नहीं आई। ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनको ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी की कोई समझ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड जीरो की उनको जी ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल दे दूंगा। देखिए, हमारी एक युवा साथी बात कर रही थी राहुल जी के बारे हो गए में। राहुल गांधी के बारे में अगर ग्राउंड रियलिटी थी तो मैं समझता हूं इस देश के किसी भी राजनेता के पास ग्राउंड रियलिटी नहीं है। राहुल गांधी गरीब के घर जा रहा है, किसान के घर जा रहा है, कारपेंटर के पास जा रहा है, मोची के पास जा रहा है, नाई के सैलून वाले के पास जा रहा है, कुली के पास जा रहा है, जाकर उनकी बात समझ रहा है, उनकी समस्या सुन रहा है। देश के प्लेटफॉर्म पे पार्लियामेंट उठा रहे हैं, मखाने के खेत में जा रहा है, सब जगह जा रहे हैं और गरीब हर वंचित तबके तक जा रहे हैं। और उसके बाद उसके सुनकर पार्लियामेंट में भी आवाज उठा रहे हैं और देश की संसद में भी आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इन्हें राहुल गांधी की ज्ञानता पर है ना, मैं आज आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पर कहता हूं, और राहुल जी ने तो 50 बार कहा है, नरेंद्र मोदी साहब 11 साल से हैं, प्रतीक जी आपको इंटरव्यू देके दिखा दे, और नहीं तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठ जाए, यही डिबेट होगी। हम तैयार हैं, पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी को कितना पता है और नरेंद्र मोदी को कितना पता है। 2014 से पहले राहुल गांधी कुली का कपड़ा क्यों नहीं पहने? 2014 से पहले राहुल गांधी जी ट्रक के ड्राइवर के पास क्यों नहीं गए? 2014 से पहले राहुल गांधी जी तालाब में मछली पकड़ने क्यों नहीं गए? मैं बताना चाहता हूँ, और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, राहुल गांधी जी। अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, यह सवाल जायज है, यह पूछा जा सकता है, और यह सवाल इसका उलट भी रखा जा सकता है कि जब वो विपक्ष में आए तो उन्हें लगा कि हमें सीखना चाहिए तो वो वहां गए। तो सीखने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता है, जो काम करके आता है, जमीन से जुड़ करके आता है, वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। आई विल गिव यू आप ही का चांस है, बीजेपी का चांस है। राहुल गांधी जब देश में हमारी सरकार थी यूपीए की, तब भी वो भट्टा परसौल में किसानों के जमीन अधिग्रहण बिल के लिए अपनी सरकार के खिलाफ थे। लेकिन वो लोग अरे सुन लीजिए भैया, इसके अलावा मनरेगा कानून को जब लेके आए, बिल पार्लियामेंट में पास किया हुआ बिल फाड़ दे। आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और आपके डेमोक्रेटिक संवैधानिक पहलू पर सवाल उठा सकता है कोई भी। देखिए, मैं बताता हूं, राहुल गांधी जी को जिस बिल की बात करते हैं, उस बिल में क्या था? उस बिल में भ्रष्टाचार के जो आरोपित लोग थे उनके लिए वो बिल था, जिसको उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को नहीं मानता हूं। एक जमहूरियत में, अरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक जमहूरियत में अगर एक कोई आदमी नहीं किसी बात से इत्तेफाक रखता, उसका विरोध जो कि पार्लियामेंट से पास हो सकता है, वो रखता। अरे तो पार्लियामेंट का बिल पास है तो बिल अरे भैया, बिल की वो कोई कॉपी तो है। अरे आप छोड़िए, कोई संविधान की कॉपी हम नहीं, संविधान तो सर देखिए, फिर वही आता कि आप अगर जब कल पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे और कोई बिल पास होगा, इंटेंट भी देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के विरोध वो कितना कठोर रुख उन्होंने उस पूरे प्रकरण में अपनाया था। आप तब इंटेंट देखेंगे ना, और पूरी डेमोक्रेसी को आप चैलेंज करेंगे अब, है ना? आपका राहुल जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं जी, देखिए क्या संविधान का पहला पुत्र है पार्लियामेंट। गजब। मेरी छोटी बहन यहाँ पे खड़ी, बड़ा अच्छा उसने कहा कि उनको कोई टॉपिक दे दीजिए, 45 मिनट बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। बहन, वो बोल सकते हैं, 1 घंटा 8 मिनट वो जर्मनी में बर्लिन में बोले, लेकिन देश विरोध में बोले और कुतर्क की बातें, इलॉजिकल बातें किए, वो बोल सकते हैं। वो जहां जहां बोलेंगे देश विरोध में बोलेंगे, जॉर्ज सोरेस के प्रॉम्प्टर पे बोलेंगे। राइट, इधर आइए, तुम लोग खड़े रहो। हाँ जी, यहाँ आइए। बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, अगर विदेश में बोलना अपराध है, देशद्रोह है, तो 2014 में तो मोदी जी भी बोले। मोदी जी ने कहा ये कोई देश है? 2014 से पहले यहाँ जन्म लेना एक पाप के समान था। लोग यहाँ कहते थे ये कोई देश है? ऐसे देश में हमने क्या पाप किया जो यहाँ जन्म हुआ? उसको आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, आप बताइए। अभी आप एक सवाल और उठा रहे थे, ये उठा रहे थे कि वो क्या अमर सिंह ने सेटिंग करी और वो कर दिया। अरे आपकी सरकार 11 साल से थी, सादेक संपत्ति की, और सबसे बड़ी नेताजी को पद्म विभूषण देने का काम किया। आप मोदी जी के मानसिक चिंतन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप बताइए, संस्कार नहीं प्रश्न ये उठा रहे हैं? मोदी जी से बड़े हैं क्या?
का संस्कार है कि नेताजी को पद्म पुरस्कार करके सम्मानित किया। एक देखो, मैं नहीं जानता, मैं आ रहा हूँ। ऑफकोर्स बेटा, नाउ यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। मैं एक बात जानता नहीं पर कैसे हुआ, लेकिन हुआ तो है। पिछले 4 साल में मैंने देखा तुम्हारे भाषा का संस्कार अच्छा हुआ है, तुम्हारा भाषा का संस्कार अच्छा हुआ। बाकी मैं अभी देखूंगा, चेक करूंगा बाकी कैसे संस्कार चल रहे हैं, लेकिन भाषा के संस्कार में तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे प्राण हर रहा हूं। तुम कह रहे हो थोड़ा सा दे दो। जब लगे कि आप बोलना जरूरी है, उसी समय मौन रहना बहुत जरूरी है। जी आइए, इधर आइए, आइए। हाँ आइए, मैं आ रहा हूँ ऑफकोर्स। जी बोलिए। राहुल गांधी जी विदेश में कहीं भी, सर आप अंदर कैसे? अच्छा उधर आइए। हाँ जी बैठिए ना कुर्सी पे। राहुल गांधी जी विदेश में कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं। सर आप बैठिए ना, सर बैठिए, प्लीज बैठिए। आपके लिए हमने कुर्सी बनवाई है। प्लग अलग अलग रहते हैं, वो चाहे बर्लिन में हो या फिर वो ऑक्सफोर्ड जाए, लेकिन उनका तार एक ही रहता है, लाइन एक ही रहता है। लाइन क्या रहता है? एक ही वीजा का स्टैम्प सारे देश में जो है ना वो मुहर लगवा के आते हैं कि भारत में लोकतंत्र की चोरी हो गई, संस्थाएं जो है वो सारी बिक गई। इसके इतर वो दूसरा लाइन और कोई यूज नहीं करते हैं। और आप जो उन्होंने बर्लिन में कहा था चाइना को लेकर के और भारत के प्रोडक्शन को लेकर के, उस पर क्लैरिटी, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के उस पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। 2-4 एग्जाम्पल से जनता समझ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 टाइम्स मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ा है, यूपीए से कंपेयर करें तो। एक्सपोर्ट करें तो 8 टाइम्स बढ़ा है। और बार बार जो चाइना का बात कर रहे थे, एप्पल ने क्या अभी स्टेटमेंट अप्रैल में दिया था, वो पूरी दुनिया ने सुना, जो ट्रंप के विरुद्ध जाकर के दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट होगा चाइना से तो होगा, और वो देश इंडिया ही होगा। इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राइट जी। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देखिए अभी 8.2% का, अब आप 2 मिनट तो रुकिए ना, वैसे ना बीच में। मैं कह रहा हूँ 8.2% का ग्रोथ रेट भी हम लोगों ने देखा इस समय, लेकिन उसमें भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अगर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को देखें तो वो चिंताजनक रहे हैं। अब पिछले कई वर्षों से लगातार मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट, नहीं भाई आप देख लीजिए ना, अभी की तो सरकार है, उसके आंकड़े देख लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ में हम लोग लगातार पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी ये बहुत सही चीज बता रहे हैं, और सच्चाई तो एक ही होगी। सच्चाई अगर आप दिल्ली में बोले, सच्चाई आप विदेश में बोले, सच्चाई जगह के अनुसार सच्चाई नहीं बदलेगी। बस न्यायालय में नहीं बोल राइट, रुको। पहली चीज है कि समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि बीजेपी के संस्कार इतने अच्छे हैं कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, फिर भी हम लोग उनका नाम मुलायम सिंह जी ही लेते हैं। ये ठीक है। इंदिरा जी ने सत्ता चोरी की, फिर भी इंदिरा जी बोलते हैं। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि यही राहुल गांधी जी थे। तो एक मिनट सुनो, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दोगली, अगर वो ये हैं, आप कहाँ हैं ये आपको खुद नहीं पता है। आप कहाँ खड़े हैं आपको खुद नहीं पता है। 8.2% जिस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है, इनसे एक चीज बस पूछ लीजिए। किनसे समाजवादी पार्टी से, कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश से हिंदू ही क्यों पलायन किया, कहीं से मुस्लिम क्यों नहीं पलायन किया? इनसे एक चीज बस पूछ लीजिए। 8.2% की जिस देश की ग्रोथ रेट चल रही हो, उसको राहुल गांधी जी ने डेड इकोनॉमी कहा था। ये राहुल गांधी जी का दोगलापन कहलाता है कि जिस देश की ग्रोथ रेट 8.2% चल रही हो, जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग, ये बार बार बोल रहे हैं कि आप देखिए कि अभी इन्होंने 58 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है भारत का, और ये कहते हैं कि कुछ नहीं। आप देखिए कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, उसके बावजूद भारत का जो एक्सपोर्ट होता है वो 8.5% बढ़ जाता है। और इनको ये समझ में नहीं आता, कहते हैं भारत में ये जाते हैं, कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। उसी देश के अंदर ये कर्नाटक में सरकार चला रहे होते हैं, हिमाचल में सरकार चला रहे होते हैं, झारखंड के अंदर पार्टनर होते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टनर होते हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। क्यों ना कहा जाए कि लीडर ऑफ प्रोपोगंडा है ये।